Welcome to the FELC Online Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. हमने स्टार्ट किया था ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में फिर हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर डिफिनीशन के अंदर कुछ कॉमन क्वेश्चंस, और उस कॉमन क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया था IPC इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। उसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वो है इनपुट। इनपुट क्या चीज़ है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से है, इसके अलावा जो है डेटा इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, वो लास्ट सेशन में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ होता है? मेमोरी हम याददाश्त को कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को याद रखना, रिमेंबर रखना, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। मतलब हम कहते हैं ना इस बंदे का मेमोरी कमज़ोर है, मतलब कि इस बंदे का याददाश्त कमज़ोर है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी पाया जाता है। मेमोरी क्या चीज़ होता है? जहाँ पर हम अपनी डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। मतलब याद रखें कि इन लोगों ने मेमोरी को जो बनाया है वो बनाया है किस चीज़ की सपोर्ट के लिए? CPU की सपोर्ट के लिए इन लोगों ने बनाया है। यानी मेमोरी इन लोगों ने कंप्यूटर के अंदर ऐड किया है CPU के लिए। यानी अगर कंप्यूटर में मेमोरी ना होता तो कंप्यूटर में फिर सिंगल टास्किंग, सिंगल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता। यानी मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ को प्रोसेस कर सकता था, लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर इन लोगों ने मेमोरी को ऐड किया तो जितनी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस यूजर जो है वो कंप्यूटर में एंटर करता है तो वो सब जाता है और मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर एक एक होके एक एक करके CPU उसको एक्सेस करता है और इसके ऊपर प्रोसेस करके उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता है। सो एग्जैक्टली कंप्यूटर मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की बहुत अहम हिस्से में आता है। अब कंप्यूटर मेमोरी ये डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जब ये एग्जीक्यूट हो जाए या एग्जीक्यूशन के बिफोर, यानी दोनों हालत में जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। अगर एक डेटा यूजर ने एंटर किया वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। अगर एक डेटा CPU ने प्रोसेस किया इसके बाद भी वो डेटा मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो मेमोरी इज अ रीड राइट मेमोरी। रैम जो है वो डेटा को स्टोर भी करता है, मेमोरी डेटा को स्टोर भी करता है और फिर रीड करके CPU को जो है वो फिर रिस्पॉन्स भी देता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। अब मदरबोर्ड के ऊपर इसके डिफरेंट चिप्स होते हैं, मतलब जिस तरह रैम हम लगाते हैं जहां पे माउंटेन करते हैं मेमोरी स्लॉट के अंदर, तो वो स्लॉट वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है और उसमें हम डिफरेंट मेमोरी स्लॉट्स जो है होते हैं और उस मेमोरी स्लॉट में हम डिफरेंट मेमोरीज को इंसर्ट करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। मेमोरी जो है ये तीन चीजों को नॉर्मली स्टोर करता है। नॉर्मली ये 3 आइटम्स को जो है वो स्टोर करता है। इसमें सबसे पहला वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी मतलब ये है कि मेमोरी हाफ जो मेमोरी होता है वो विंडो को रिजर्व होता है। यानी जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की यूज को कंट्रोल करता है वो सब जो है वो मेमोरी में लोड होते हैं। फर्स्ट वो मेमोरी में लोड होते हैं, इसके बाद आपका कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में आता है। तो एग्जैक्टली ये बात ज़हन में याद रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके साथ साथ जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जो कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज में लाता है, रनिंग कंडीशन में लाता है, वो स्टोर होता है रैम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। यानी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिसके ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है, कोरल ड्रॉ को ओपन किया है, इमेज को ओपन किया है, फोटोशॉप को ओपन किया है, वो स्टेटमेंट भी मेमोरी में ही लोड होकर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। इसके अलावा डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी जितना डेटा होता है और वो डेटा हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर प्रोसेस करें। इस तरह मैंने फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने एक शीट बनाया, तो वो सब चीजें जो मैंने वहां पे क्रिएट किया वो सब चीजें मैंने थ्रू द एप्लीकेशन बनाया। तो वो एप्लीकेशन पहले मेमोरी में लोड होता है, इसके बाद आपकी स्क्रीन पे ओपन होता है और फिर इसके अंदर आप डिफरेंट डेटा जो है उसके ऊपर प्रोसेस करते हो। तो ये तीन चीजों को अपने साथ स्टोर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और इसके अलावा उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर जो आप डेटा प्रोसेस करते हो उससे जो भी रिजल्ट आप हासिल करते हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखें। ये जो अबाउ रोल मैंने बताया
इसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम। ये जो अबाउट रोल मैंने बताया ना, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम। यानी ये आपकी प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टोर करता है, प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने साथ रखता है। यानी आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और अदर एप्लीकेशन को स्टोर करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, और डेटा जो प्रोसेस होता है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करता है। सो दिस इज कॉल्ड द पर्पस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जहन में याद रखें। अब इन सब बहुत ज्यादा स्टूडेंट की जहन में ये क्वेश्चन होता है कि मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, जो मेमोरी होता है कंप्यूटर का, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये जहन में याद रखें, मेन मेमोरी कंसिस्ट होता है 1000 और मिलियंस ऑफ सेल्स एंड द स्टोरेज लोकेशन। यानी ये जहन में याद रखें, जहां पर ये मेमोरी स्टोर होता है वहां पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसके अंदर बिट स्टोर होते हैं, 0 and 1। मतलब 0 and 1, ये 0 अलग बिट है और 1 अलग बिट है। जब इसको हम कंबाइन पढ़ते हैं उसको फिर हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। यानी मतलब ये है कि फिर ये बाइनरी डिजिट्स हो जाते हैं। सो एग्जैक्टली आपकी जो स्टोरेज लोकेशन होता है उसमें थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिसके अंदर 010101 का कंसेप्ट स्टोर होता है, और इसके अंदर आपका डेटा प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टोर होता है। और हर एक सेल वो बिट के ऊपर कंसिस्ट होता है, और बिट रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 को। यानी वो सेल या तो 0 होगा या 1 होगा। और इसके अलावा बिट को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। यानी मतलब अगर आप अपनी मेमोरी सेल को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करें तो वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होता है 8 बिट्स। यानी 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है, और 1 बाइट में 1 कैरेक्टर स्टोर होता है। ये जहन में याद रखें, ठीक है। और आपकी मेमोरी लॉजिकली इस तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस हर एक जो बिट होता है इसके अंदर अलग डेटा जो है वो स्टोर होता है, और वो डेटा आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड्रेसेस से जो है वो एक्सेस होके रिप्रेजेंट होता है। ये आपके साथ टोटली मेमोरी सेल ऑर्गेनाइज है इज अ बाइट। यानी ये टोटली 1 बाइट है, इसके अंदर 1 कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक है। ये जहन में याद रखें। इसी तरह मिलियंस और बिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स जो है इस तरह क्रिएट होते हैं, और इसमें लाखों की फॉर्म में जो है वो डेटा स्टोर होता है, और फिर वो प्रोसेस होके आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो याद रखें, जितनी भी बिट है हर एक बिट का अपना एक यूनिक नंबर होता है जो इसको असाइन होता है, जो वो इसको असाइन करता है। यानी आपकी कंप्यूटर हर एक सेल को, एक ईच सेल को जो है वो अपना एक नंबर असाइन करता है, स्पेसिफिक नंबर, और उस नंबर से वो सेल जो है रिप्रेजेंट होता है। यानी वो नंबर जो होता है वो उस सेल का एड्रेस होता है। यानी मतलब यह है कि वो उसका पहचान होता है, जो वो उस बाइट का पहचान होता है कि जी आपके साथ इस बाइट का जो एड्रेस है वो है A1। तो A1 से जो डेटा एक्सेस होगा वो स्पेसिफिक डेटा एक्सेस होगा, ये मर्ज नहीं होगा, मैक्स नहीं होगा, खराब नहीं होगा, या इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो एग्जैक्टली आपके साथ जो यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है, इस एड्रेस का मकसद यही होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब ज़हन में याद रखें, ये जो इन लोगों ने ये अरेंजिंग का एक स्कीम बनाया है, तो वही अरेंजिंग का स्कीम जो है इन लोगों ने क्या किया है, उस सेल को इन लोगों ने बाइट से रिप्रेजेंट किया है, और फिर उन बाइट्स को मेमोरी के अंदर प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है लॉजिकली। यानी मतलब यह है कि इन लोगों ने इस छोटे छोटे सेल को ग्रुप किया है बाइट्स के साथ। मतलब ये 1 बाइट है, इस तरह 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 10 बाइट, 1024 बाइट वगैरह वगैरह ये स्टोर होते हैं। और इसके बाद जो है आपकी उसमें स्पेसिफिक डेटा होता है, ये एक प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होता है मेमोरी के अंदर। ये ज़हन में याद रखें, मतलब कि आपके साथ एक डेटा प्रॉपर तरतीब से जो है वो शो होता है, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स लेना चाहते हो तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने राइट किया है मेमोरी एड्रेस। यानी ये आपके साथ 1 बाइट का एड्रेस है, ये दूसरी बाइट का एड्रेस है, ये तीसरी बाइट का एड्रेस है, ये चौथी बाइट का एड्रेस है। यानी मेरे साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइट्स है जो मेमोरी ने अलग अलग एड्रेसेस उसको दिया है, और उसी एड्रेसेस से जो है वो डेटा रिप्रेजेंट होता है, और वही डेटा फिर आपकी कंप्यूटर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए ह्यूमन इसको इस्तेमाल करता है। मेरे कहने का मकसद यही है कि इन लोगों ने 8 बिट्स बनाए। जब 8 बिट कंबाइन होता है, यानी जब 8 बिट को हम कंबाइन करते हैं, इससे 1 बाइट बनता है, और 1 बाइट के अंदर 1
करैक्टर को हम स्टोर कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद यही है, जहन में याद रखें कि यहाँ पर जो मेमोरी का अरेंजमेंट है लॉजिकली, सो हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने मेमोरी का जो लॉजिकली ऑर्गेनाइजिंग किया है वो इस तरतीब से किया है, ठीक है। अच्छा, फिर स्टूडेंट के जहन में एक और क्वेश्चन भी आता है, वो होता है कि एक्सेसिंग डेटा एंड मेन मेमोरी। अब डेटा एक्सेसिंग मेन मेमोरी में किस तरह होता है, यानी डेटा की एक्सेसिंग मेन मेमोरी से किस तरह होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो मेन मेमोरी का व्यू होता है वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है, यानी इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइट्स जो है वो कंबाइन होता है एक स्पेसिफिक अरेंज इन ऑर्डर फॉर्म में। यानी मतलब ये है कि जितना भी डेटा स्टोर होता है उसको स्पेसिफिक एक एड्रेस दिया जाता है, जिस तरह 0 1 2 3, इस तरह ये अरेंज फॉर्म में होता है कलेक्शन ऑफ बाइट्स। और वो क्या करता है, सीपीयू जो है फिर कोई भी बाइट, सीपीयू को जब भी कोई बाइट की जरूरत होता है तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है कि जी मुझे इस फॉर्म की इस एड्रेस की डेटा चाहिए। तो मेमोरी में जब वो एड्रेस आता है और जहां पर मैच हो जाता है वो डेटा डायरेक्टली उठा के जो है वो सीपीयू को दिया जाता है। यानी मतलब मेमोरी को रैंडम एक्सेस भी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस का मतलब कि अगर एड्रेस जहां पर भी मैच हो जाए, अगर आपके पास लाखों की बाइट्स है, ठीक है, और वहां पर वो एड्रेस किसी भी डेटा के साथ मैच हो जाए तो वो डेटा डायरेक्टली उठा के सीपीयू को प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस ऑर्डर, इसको हम रैंडम एक्सेस ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में याद रखें कि सीपीयू जितनी भी बाइट को मेन मेमोरी से एक्सेस करता है तो वो एक स्पेसिफिक एड्रेस है, मतलब कि वो स्पेसिफाइड होता है एक एड्रेस से, और वो एड्रेस बस की मदद से रिकग्नाइज्ड होता है। आपकी कंप्यूटर में बसेस है, बसेस के अंदर इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल करूंगा कि बसेस क्या चीज़ है, मेमोरी और सीपीयू बसेस के साथ किस तरह अटैच्ड है और ये किस तरह काम करता है। तो इंशाल्लाह बसेस की टॉपिक में मैं इसको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जो एड्रेस ऑफ डेटा सीपीयू को चाहिए वो एड्रेस भेजेगा, सीपीयू जो है उसको बताएगा कि जी मुझे इस एड्रेस की डेटा चाहिए, वो एड्रेस मैच होगा और वो डेटा रेंडमली आपकी मेमोरी से जो है वो कलेक्ट हो जाएगा और वो सीपीयू में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपकी जो डिफरेंट बाइट्स होती है वो रैंडम ऑर्डर में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम वो एक्सेस होता है। तो इसी वजह से इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। यानी ये आपकी डेटा को रेंडमली ऑर्डर में उठा के और जो भी सीपीयू का रिक्वायरमेंट्स होता है उसको फुलफिल करता है और वही डेटा जो है प्रॉपर तरीके से उठा के सीपीयू को दी जाता है और फिर सीपीयू को प्रोसेस करके फिर दोबारा मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, फिर मेमोरी को हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी एंड द सेकंड वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है आरजी मेमोरी, वो मेमोरी जब कंप्यूटर आप शट डाउन करते हो तो जितना भी मेमोरी होता है वो सब लॉस हो जाता है। और एक इस तरह मेमोरी है जिसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जब कंप्यूटर 1000 बार भी ऑन ऑफ हो जाए उससे डेटा लॉस नहीं होता। तो वोलेटाइल मेमोरी का सबसे बिग एग्जांपल है रैम और नॉन वोलेटाइल का सबसे बिग एग्जांपल है रोम। यानी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने 2 मेमोरीज बनाए हैं, एक का नाम रखा है रैम और सेकंड वन का नाम रखा है रोम। अब स्टूडेंट का यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि जी रैम को बनाए तो रोम की क्या जरूरत, रोम को बनाए तो रैम की क्या जरूरत। इसकी बहुत लॉजिकली एंड टेक्निकली आंसर मैं दूंगा। अगर रैम ना होता तो कंप्यूटर सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ही रह जाते, जिस तरह बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। यानी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब ये होता है कंप्यूटर के ऊपर एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस, जब तक वो कंप्लीट ना होता आप नेक्स्ट जॉब या सीपीयू को आप किसी और जगह अलोकेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन रैम की बदौलत क्या हुआ, रैम की बदौलत यूजर को फ्री हैंड दिया जाता है कि जी आप जितने भी नंबर ऑफ डेटा को एंटर करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर वो एंटर करे, कोई मसला नहीं है, वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है और फिर एक एक होके आपकी सीपीयूज को प्रोसेस करता है और आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। ये काम है रैम का। और रैम का दूसरा भी काम मैं बताऊं, ये मेमोरी का दूसरा काम भी मैं बताऊं, इसका काम होता है स्पीड अप, यानी स्पीड को बढ़ाना, यानी स्पीड अप करना। जब भी आप किसी सिस्टम को स्पीड अप करना चाहते हो तो इसमें मेमोरी इंक्रीज कर दो। जब आप मेमोरी को इंक्रीज करते हो तो आपका सिस्टम स्पीड अप हो जाता है, यानी आपकी सिस्टम की वर्किंग कंडीशन वो फास्ट हो जाती है। इंशाल्लाह आगे की लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा कि ये किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये मसला तो हल हो गया। लेकिन ये रैम जो है ये वोलेटाइल है, इसमें एक ही नुकसान है, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो सब कुछ लॉस हो जाता है,
जब सब कुछ लॉस हो गया, अब विंडो को मेमोरी में लोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये लोड नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर दोबारा रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? अब मेमोरी को, रैम को कौन बताएगा कि आपकी विंडो जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर है और वहां से उठाना है और इस तरह लोड करना है और सिस्टम को इस तरह एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि इससे तो सब कुछ लॉस हो जाता है, ये तो खाली हाथ रह जाता है। तो फिर हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने इस रैम की सपोर्ट के लिए रोम बनाया, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये रोम चिप का काम क्या होता है? जब आपका सब कुछ रैम से लॉस हो जाता है तो फिर दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करना, मेमोरी में लोड करना और इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, फिर ये काम होता है जी रोम का। रोम क्या करता है? रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लोड करता है मेमोरी में और फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर रोम ना होता तो आप अगेन एंड अगेन अपनी कंप्यूटर में विंडो, जब आप कंप्यूटर को यूज करते थे, विंडो इंस्टॉल करते थे, जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते थे, दोबारा ऑन करते थे, तो फिर आपको विंडो इंस्टॉल करना पड़ता, अगेन एंड अगेन आपको विंडो इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन रोम की बदौलत वो विंडो जो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है वो दोबारा रैम में लोड हो जाता है और प्रॉपर तरीके से आपका कंप्यूटर यूज में आ जाता है। तो जहन में याद रखें, मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।